नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका में वामपंथी अनुरा कुमारा दिसानायके का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए कैसा रहेगा? दरअसल मामला यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, जहां पर अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है, जिसके तहत वहां के नए राष्ट्रपति का चुना जाना था और अभी इसी 22 सितंबर को उस चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। नतीजों में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में दर्ज की है। इस साल यानी कि साल 2024 में फरवरी महीने में अनुरा कुमारा दिसानायके एक बार भारत आए थे। जब भारत आए थे तो किसी ने शायद यह सोचा नहीं था कि करीब 7 महीने बाद वो श्रीलंका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात पर खुशी जताते हुए अपने एक्स पोस्ट में लिखा था, जैसा आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट, कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और इसे गहरा करने पर अच्छी बातचीत हुई है। अब 22 सितंबर को आए नतीजों में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। वो जनता की विमुक्ति पेरामुना यानी कि जेवीपी नामक एक चुनावी पार्टी है, जो कि श्रीलंका की यह पार्टी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है। उस चुनावी पार्टी के नेता है अनुरा कुमारा दिसानायके और नेशनल पीपुल्स पावर यानी कि एनपीपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। आखिर में यही गठबंधन भारी बहुमत से चुनाव जीत गई। अगर बात करें साल 2019 की, तो 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दिसानायके को महज 3% वोट मिले थे। इस बार के चुनाव में पहले राउंड में दिसानायके को 42.31% और उनके प्रतिद्वंदी रहे सजित प्रेमदासा को 32.76% वोट मिले। जीत के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद रविवार रात को श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिना देर किए हुए एक्स पोस्ट में दिसानायके को जीत की बधाई दी, जो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया, और कहा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन में श्रीलंका का खास स्थान है। ऐसा पीएम मोदी के द्वारा लिखा गया। पीएम मोदी की बधाई के जवाब में अनुरा ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके समर्थन और सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। दोनों देशों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए हम आपकी प्रतिबद्धता के साथ हैं। हमारा साथ दोनों देशों के नागरिकों और इस पूरे इलाके के हित में है। साल 2022 में जब श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त दिसानायके तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मुखर विरोधी माने जाते थे। उन्होंने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर पेश किया था। इससे छात्र, कर्मचारी वर्ग समेत एक बड़ा तबका उनके साथ आता गया। अब समझने वाली बात यह है कि क्या श्रीलंका की विदेश नीति में भारत का स्थान क्या है। आइए इसे इस प्रकार समझते हैं। अब राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अनुरा कुमारा दिसानायके के सामने आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव जैसी घरेलू चुनौतियां तो है ही, साथ ही ये भी देखना होगा कि वो श्रीलंका की विदेश नीति को किस दिशा में आगे ले जाते हैं और भारत के साथ संबंध कैसे होते हैं। भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है, जबकि अनुरा कुमारा दिसानायके वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। अक्सर वामपंथी सरकारों को वैचारिक रूप से चीन के करीब माना जाता है। ऐसे में क्या भारत के लिए दिसानायके चुनौती बनेंगे? जो कि देखा जाता है कि पहले भले ही दिसानायके और जेवीपी का रुख पहले थोड़ा भारत विरोधी रहा हो, लेकिन हाल के सालों में बदलाव दिखा है। उनकी पार्टी जेवीपी यानी जनता विमुक्ति पेरामुना परंपरागत रूप से भारत विरोधी रही है। इसका शुरू से ही भारत के प्रभाव के खिलाफ रुझान रहा है। अगर आप उनके इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे उन्होंने भारत के खिलाफ कई बार हिंसक विरोध किया है। श्रीलंका में भारत के प्रभाव को कम करने का उनका एक बड़ा एजेंडा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में दिसानायके के बयान थोड़ा संतुलित और सोच के साथ रहे हैं। उन्होंने सुशासन, संतुलन और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर जोर दिया है। मुझे लगता है कि उनकी सरकार का ध्यान भी इसी पर रहेगा, खासकर आईएमएफ पैकेज के बाद के प्रभावों और समाज पर पड़े असर को ध्यान में रखकर। यही मुद्दे उनके चुनाव में जीत के कारण बने हैं। साल 2022 में जिस तरह से राजपक्षे की सरकार गई और विक्रम सिंघे आए, उस दौरान भारत ने जिस तरह श्रीलंका की मदद की थी, उसे ध्यान में रखकर श्रीलंका की नई सरकार को काम करना होगा। भारत की तरफ से की गई आर्थिक मदद को नए राष्ट्रपति ध्यान में रखेंगे। जहां तक अनुरा का सवाल है, वो कुछ भारतीय परियोजनाओं की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्होंने चीन की कभी आलोचना नहीं की।
तो चलिए ये मान लेते हैं कि उनमें एक तरह का पूर्वाग्रह है। हालांकि श्रीलंका अभी भी आर्थिक संकट में है। देश को भारत से वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती रहेगी। जब श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया था तो भारत ने तुरंत वित्तीय सहायता दी थी। मुझे लगता है कि नए राष्ट्रपति इन बातों को ध्यान में रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो भारत को बाहर करके देश को कठिन हालत में ले जाएंगे। जाफना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रहे, वह मानते हैं कि जेवीपी फिलहाल किसी भी देश के बहुत करीब या दूर नहीं होगी। जहां तक सवाल जनता विमुक्ति पेरामुना का है, वो तो ये पुरानी जेवीपी नहीं है, ये एक मध्यवर्गीय पार्टी बन गई है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भारत के लिए वो कितने अनुकूल होंगे। जितना रानिल विक्रमसिंघे थे, क्या उतने ये अनुकूल होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए वो न तो बहुत करीबी या ना तो दुश्मनी का रिश्ता रखेंगे। उन्हें समझना होगा कि ये समय अभी कट्टर रुख अपनाने का नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या नए राष्ट्रपति भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने में सक्षम होंगे। थोड़ा इस पर रोशनी डालते हैं। भारत और चीन दोनों ही एक लंबे समय से श्रीलंका के साथ अपनी कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को तरजीह देते आए हैं। पिछले कई सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को दोनों ही देशों ने सहायता भी पहुंचाई है। इसकी बड़ी एक वजह है श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति। श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध व्यापार के अलावा समुद्री सीमा में सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। अब इस लिहाज से श्रीलंका में आई नई सरकार का भारत और चीन के बीच संतुलन कैसा होगा। इस सवाल के जवाब में यही कह सकते हैं कि जो राजपक्षे की सरकार थी वो चीन की तरफ बहुत झुकी थी और उसका नतीजा श्रीलंका को भुगतना पड़ा। जब आर्थिक संकट आया तब चीन कहीं नजर नहीं आया समर्थन के लिए, जबकि भारत ने समर्थन दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बेंचमार्क भी बन गया है। संतुलन तो सभी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन क्या ये एक तरफा ज्यादा झुकाव बनाएंगे, ये तो उनकी आने वाली नीतियों से ही पता चलेगा। वैसे देखा जाए तो अगर आप हिंद प्रशांत में हैं, भारत और चीन दोनों ही देश ऐसे हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही आप भारत को उस नजरिए से नहीं देख सकते जिस नजरिए से इनकी पार्टी पहले देखा करती थी। भारत अब सक्षम है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आंकड़ों के अनुसार जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। तो अगर आपको भारत को अपनी विकास यात्रा में शामिल करना है तो ये ध्यान में रख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। जब दिशा नायके इसी साल फरवरी महीने में भारत आए थे तो उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बातें की थी और कहा था कि भारत की संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। ये देखना होगा कि वो अब इसे कैसे कार्यान्वित करते हैं। आखिरकार आपको दोनों के साथ संतुलन बनाकर रखना होगा। फरवरी 2024 में दिशा नायके को भारत ने बुलाया था और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया था। उन्होंने प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। यह पहली बार था जब भारतीय पक्ष जेवीपी के संपर्क में आया था। जाहिर है कि भारत मालदीव से सबक ले चुका है। अगर इसे इस तरह से कहा जाए कि भारत और चीन के बीच संतुलन का एक ऐसा ही उदाहरण मालदीव को भी बताते हैं। उनका कहना है कि पहले मालदीव के साथ भारत के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन बाद में भाषा बिल्कुल बदल गई। मुझे लगता है कि ऐसा ही नजारा हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज की स्थिति में आप भारत को नजरअंदाज करके श्रीलंका में काम कर सकते हैं। मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपने चुनावी अभियान के दौरान ही इंडिया आउट का नारा दिया था। मोइजू को चीन के प्रति झुकाव रखने वाला नेता माना जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में मालदीव से भारत के रिश्ते दुरुस्त होने के संकेत मिले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख प्रवक्ता हिना वलीद ने बताया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बहुत जल्द भारत की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। हालांकि जिस तरह से दिशा नायके ने चुनाव से पहले अडानी ग्रुप की तरफ से संचालित एक एनर्जी प्रोजेक्ट का विरोध किया था, विश्लेषक इसे भी पार्टी के भारत विरोधी रुख के तौर पर आंकते हैं। सितंबर 2023 में एक घटना घटी थी। घटना यह था कि सितंबर 2023 में एक राजनीतिक बहस के दौरान दिशा नायके ने अडानी ग्रुप के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को रद्द करने का वादा किया था और इसे श्रीलंका की संप्रभुता को कम करने वाला बताया था। लेकिन सिर्फ इस मुद्दे के आधार पर भारत से संबंधों के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जहां तक बात अडानी के विंग पावर प्रोजेक्ट की है, विरोध इसलिए नहीं हो रहा था कि यह भारत का प्रोजेक्ट है। न केवल जेवीपी बल्कि दूसरे भी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह के इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक आलोचनाएं हैं। अब सवाल होता है कि नई सरकार में भारत क्या देखेगा। श्रीलंका की नई सरकार में भारत आखिर देखना क्या चाहता है,
इसका जवाब ये होगा कि भारत को पहले ये समझना पड़ेगा कि श्रीलंका की नई सरकार के आर्थिक नीतियां क्या है और ये कैसे सरकार चलाते हैं। अगर वो ऐसी आर्थिक नीतियां लाते हैं जिसमें श्रीलंका में स्थिरता बनी रहती है तो वो भारत के लिए अपने आप में अच्छी बात होगी। भारत के लिए परेशानी तब होती है जब इस तरह की स्थिति आ जाती है जहां हमारे पड़ोसी देश आर्थिक बदहाली की कगार पर खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद भारत को समर्थन करना पड़ता है, वहां जाकर उन्हें संभालना पड़ता है, समाधान देना पड़ता है, आपको मदद देनी पड़ती है। इसके साथ ही भारत इस बात पर भी नजर रखेगा कि उसकी जो संवेदनशीलताएं हैं उनका ध्यान श्रीलंका की नई सरकार रख रही है या नहीं। श्रीलंका की बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति है, वहां चीन काफी समय से नजर गड़ाए खड़ा है। वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स हैं उनमें श्रीलंका का कितना हिस्सा है और चीन का कितना हिस्सा है, ये सारे मुद्दे हैं जिन पर भारत नजर रखेगा और देखेगा कि यह नई सरकार किस तरह से इन बातों में संतुलन बैठाती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।